हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के अगले कोशिकांग के बारे में। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा, फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। तो फिर इसी से संबंधित अगला जो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, आप लोगों ने जब चित्र बनाया होगा तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दिया होगा कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये चित्र मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए कि आप लोगों ने देखा था कि इस तरीके से यहाँ कोशिका के अंदर केंद्रक था। ठीक है बच्चों, और ये इस केंद्रक के बाद आप लोगों ने देखा था कि यही केंद्रक जो है आगे चल करके कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये संरचना थी, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये संरचना इस तरीके से आपको दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका बनाया जा रहा है, तो ये आप लोगों ने ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, और इसी के ऊपर ये दाने सदृश संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ये आपका क्या हो गया, केंद्रक। ठीक है, और ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, अब इसके बारे में हमको पढ़ना है, चित्र में ऐसे ही आप लोग बना लेंगे। ठीक है, दिखाने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंग्रेजी में कहा जाता है, फिर इसका एक दूसरा नाम हिंदी में है अंतःद्रव्ययी जालिका, अंतर्द्रव्ययी जालिका, और इसके बाद है दूसरा अगला नाम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम देखेंगे कि कहाँ पे ये होता है, केंद्रक के से क्या होता है, केंद्रक की जो आउटर लेयर होती है वही क्या होती है, वही कॉन्टिन्यूअस होकर एक जाल के रूप में संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्ययी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। सर्वप्रथम देखिए, इसका आविष्कार जो है एक साइंटिस्ट थे K.R. पोर्टर। ठीक है, K.R. पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज या आविष्कार इसका किया था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यह कोशिका के अंदर क्या होती है, कोशिका द्रव्य में बच्चों, यह कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में जाल के रूप में फैली होती है और एकक कलाओं की बनी, जैसे प्लाज्मा लेमा के आपके बारे में देखा था कि एकक कलाओं की बनी होती है यूनिट मेम्ब्रेन। तो ठीक है, उसी तरीके से यह भी क्या होती है, एकक कला की बनी हुई और आपस में चपटी थैलियों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, अब क्या होता है कि यह जब जो चपटी थैलियों की एकक कला के रूप में दिखाई देती है, तो इस तरीके से क्या होती है, लगता है कि ये दोहरी कला की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे चित्र में आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, ये कहाँ पे, जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी जिनको हम क्या कहते हैं, विभज्योतिकी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उन या यूकैरियोटिक कोशिकाएं, उसमें केंद्रक कला आप देखिए, यूकैरियोटिक जो विभज्योतिकी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उनको विभज्योतिकी कोशिकाएं कहते हैं। उसमें कह रहा है कि केंद्रक कला से लेकर के, ये केंद्रक कला है और ये क्या है, ये प्लाज्मा लेमा है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इस तरीके से हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए बच्चों, तो ये सेल का अगर स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि ये जो है बीच में ये केंद्रक होता है सेंट्रल में, इसके कोशिका द्रव्य में, और ये क्या होती है, और ये यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर के और कहाँ तक, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, और उसमें ज़्यादा विकसित होती है जिसमें प्रोटीन्स तथा हार्मोन्स। ठीक है, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन्स तथा हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, जैसे प्रोटीन और हार्मोन्स, जिन कोशिकाओं में ज़्यादा रहते हैं उसमें ये ज़्यादा मात्रा में क्या होती हैं, ये विकसित होती हैं, बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। ठीक है, यानी इनका विकास जो है, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन और हार्मोन का संश्लेषण होता है उनमें ज़्यादा क्या होती हैं, ये विकसित होती हैं। आप ये भी जानते होंगे कि इनके ऊपर ये देखे होंगे आप लोगों ने कि ये दाने सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, राइबोसोम। ठीक है, क्या कहते हैं,
राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रों के या प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में या प्रोटीन के निर्माण की क्रिया में क्या करते हैं बच्चों, भाग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं इसमें कि यह ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं में, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। यानी हम कह सकते हैं कि हम ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है, तो इतना बच्चों आप जान गए कि क्या होता है कि इसकी खोज जो है के आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, यह क्या होती है कि यह कोशिका द्रव में क्या होती है, जाल के रूप में फैली हुई एक संरचना के रूप में होती है। और यह क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या करती है, फैली हुई होती है। एक तरीके से इसको क्या करती है, यांत्रिक ढांचे का काम करती है, यानी कोशिका के आकार को बनाए रखने का भी काम करती है। यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, और उनमें ज़्यादा विकसित होती है जिनमें प्रोटीन और हार्मोन, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन और हार्मोन का संश्लेषण होता है उसमें ये ज़्यादा मात्रा में विकसित होती हैं। ठीक है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि आकृति के आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है। आकृति के आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार की होती है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे सिस्टर्नी, ठीक है, और उसके बाद है वेसिकल्स या थैलियाँ जिसको कहा जाता है, और तीसरा है नलिकाएं या ट्यूबुल्स। अब देखिए सिस्टर्नी क्या होती है। सिस्टर्नी जो होती है ये लंबी, ठीक है, चपटी और शाखा विहीन थैलियाँ होती हैं। कह रहा है कि थैली जैसी संरचनाएं होती हैं और क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से ये फैली हुई हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल, समांतर क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है इसमें वेसिकल्स या थैलियाँ। ठीक है, ये देखिए ये क्या होती हैं, ये अंडाकार होती हैं, अंडाकार। ठीक है, गोल संरचना या अंडे के समान अंडाकार होती हैं और इसमें क्या होता है, स्रावी पदार्थ भरा होता है। स्रावी पदार्थ, इसमें स्रावी पदार्थ भरा होता है। ठीक है, अब अगला इसमें देखेंगे तीसरा, नलिकाएं या ट्यूबुल्स। नलिकाएं या ट्यूबुल्स जो होती हैं यह केंद्रक के पास से, देखिए यहाँ केंद्रक है, यह केंद्रक के पास से निकलती हैं और ये जालिका बनाती हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये निकल रही हैं और ये जैसे यहाँ देख रहे हैं पूरा एकदम जाल के जैसी संरचनाएं बनाती हैं। और इनकी रचना क्या होती है, विषम होती है, मतलब कि इनके अंदर किसी भी रचना के अंदर कोई समानता नहीं होती। तो ये क्या कहलाती हैं, नलिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे बच्चों हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। ठीक है, देखिए बच्चों, अब इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। इसमें देखिए ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला है चिकनी या सपाट अंतर्द्रव्यी जालिका। क्या कहते हैं, पहले को कहते हैं चिकनी या सपाट अंतर्द्रव्यी जालिका। देखिए बच्चों, मेनली जो डिफरेंस होता है इसमें मुख्य रूप से अंतर्द्रव्यी जालिका में या अंतर्प्रद्रव्यी जालिका में, तो आप देखते होंगे कि इस तरीके से ये संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये, तो अब ये देखिए इस सतह क्या है, सपाट है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भार नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, सपाट। ठीक है, तो सपाट जो होती है या चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, यह किसको लेकर के सपाट और खुरदरी कहा जाता है, यह जो है बात होती है तो राइबोसोम को लेकर के होती है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है तब क्या कहेंगे इसको, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या
कणिकामय अंतर्द्रव्ययी जालिका या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। और जिनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित नहीं है उनको क्या कहेंगे, सपाट अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ठीक है, तो यहाँ पर चिकनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो चिकनी जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। ठीक है, और ये क्या होते हैं, यहाँ पर राइबोसोम नहीं होते। ठीक है, और क्या होता है, और यह प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती। क्या करती है, प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती है। और यह लिपिड स्रावी कोशिकाओं, लिपिड तथा स्टेरॉल, ठीक है, कह रहा है कि ये लिपिड तथा स्टेरॉल कोशिकाओं, लिपिड और स्टेरॉल, ये कोशिकाओं जैसे क्या है, कोशिकाओं का नाम यकृत है जिसको आप लीवर कहते हैं। ठीक है, यकृत, फिर उसके बाद एड्रीनल, ये ग्लैंड है आपका, एड्रीनल कार्टिकल भाग होता है ये एड्रीनल कार्टिकल, और वसा कोशिकाओं, ठीक है, जो फैट सेल्स होती हैं। तो ये लिपिड और स्टेरॉल तो जो है उन्हीं के अंदर क्या होती हैं, ये पाई जाती हैं और क्या करती हैं, लिपिड और स्टेरॉल का संश्लेषण करती हैं। किसका संश्लेषण करती हैं, लिपिड और स्टेरॉल का, लिपिड मतलब वसा का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, इसके अलावा लिपिड, स्टेरॉल और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर संश्लेषित एंजाइम, पाचक एंजाइम को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सपाट अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की थैलियों के बीच पैक करके इसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, गाल्गी अपरेटस को, गाल्गी बॉडी को भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कणिकामय या अंतर्द्रव्ययी जालिका। कणिकामय क्यों कहेंगे इसको, इसलिए कणिकामय कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम क्या होते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको कणिकामय या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रोटीन उपापचय में भाग लेती हैं। ठीक है, प्रोटीन उपापचय में भी भाग लेती हैं और पाचक एंजाइम का संश्लेषण करती हैं, और उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका, प्रोटीन का संश्लेषण जहाँ पे अधिक होता है वहीं पे क्या होती हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाएं ये पाई जाती हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक सेल्स। अब देखेंगे इसके बाद, अब ये क्या क्या होती हैं, जैसे कि प्रोटीन पे जहाँ पे निर्माण होता है, जैसे फिब्रोब्लास्ट सेल है, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, सेल और अग्न्याशय, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और यहाँ पे क्या करती हैं, प्रोटीन का सबसे ज़्यादा मात्रा में निर्माण होता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में सपाट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर सकती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बदल सकती है। ये जो है इनकी विशेष कार्यशैली है इनकी। अब लास्ट है आपका संक्रामी अंतर्द्रव्ययी जालिका। संक्रामी अंतर्द्रव्ययी जालिका क्या होती हैं, अब देखिए ये जो होती है रफ इंडोप्लाज्मिक, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्ययी जालिका है, उनसे जो है बर्ड के रूप में, यहाँ पे देख सकते हैं आप चित्र में, ये बर्ड है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र है, और बर्ड के रूप का मतलब ये, ठीक है, इस तरीके से कलिका जिसको आप कहते हैं, कलिका, ठीक है, बर्ड के रूप में क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है, थैलियों के रूप में मुक्त होती हैं, जिसके द्वारा प्रोटीन व फास्फोलिपिड गाल्जी काय में पहुंचते हैं। ठीक है, बर्ड के रूप में अलग होती हैं और इसमें क्या होता है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड, ठीक है, तो बर्ड के रूप में यहाँ से अलग होना और इसके अंदर क्या स्टोर करना, प्रोटीन को करना और फास्फोलिपिड को करना, और ये जो है इसमें स्टोर होकर के और ये जाकर के गाल्गी अपरेटस को इसको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में आप लोगों ने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ठीक है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और संक्रामी अंतःप्रदेशीय जालिका या ट्रांजिशनल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ट्रांजिशनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसके टाइप के भी बारे में पढ़ा कि किस तरीके की होती है, कि कितने टाइप की होती हैं, और इसके खोज के बारे में पढ़ा, और ये इसका जो है लोकेशन कहाँ होता है कोशिका के अंदर, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, अगले दिन इसके कार्य के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।